अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज हमारा लेक्चर है वीडियो नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था। तो देखते हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसके जो रिजल्ट्स रदरफोर्ड साहब ने दिए थे वो देखते हैं। रदरफोर्ड ने 1911 में अपना मॉडल पेश किया, एटॉमिक मॉडल। इसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी। इस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल जो थे रेडियम और पोलोनियम। अल्फा पार्टिकल रेडियम और पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके न्यूक्लियाई जो हीलियम के असल में न्यूक्लियाई थे, इनकी बम्बार्डमेंट की। हीलियम के न्यूक्लियाई इसलिए लिए थे क्योंकि वो मैटर के अंदर कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकते थे। इस प्रैक्टिकल के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स लिए। 20,000 पार्टिकल्स में से बहुत ज़्यादा पार्टिकल जो थे वो उसकी गोल्ड फॉयल जो थी उसमें से, उसके एटम में से पास आउट हो गए। और सामने उन्होंने स्क्रीन रखी जिसको फोटोग्राफिक प्लेट या फिर एक कोई भी स्क्रीन कह सकते हैं, जिस पर जिंक सल्फाइड का कोट लगा हुआ था। जिंक सल्फाइड कोटिंग। जिंक सल्फाइड की कोटिंग उन्होंने इसलिए लगाई थी ताकि जो भी अल्फा पार्टिकल इस एटम में से पास आउट होकर इस पर फॉल करता था, इस पर टकराता था, तो यहाँ पे ग्लो पैदा होता था। इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दो ऑब्जर्वेशन ली। ऑब्जर्वेशन एक ये थी, ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि तकरीबन तमाम पार्टिकल जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। अबाउट ऑल पार्टिकल्स, ऑल पास अनडिफ्लेक्टेड। दूसरे नंबर पे ये थी कि 20,000 पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो वेरी स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो वापस बाउंस बैक हो गए थे। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, a few deflected at large angle and very few deflected bounced back. इस एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने ये दो ऑब्जर्वेशन की थी, और इन ऑब्जर्वेशन की बिना पे जो रिजल्ट्स आगे उन्होंने लेके आए थे, रिजल्ट अखज़ किए थे, उनको हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। ओके। इन ऑब्जर्वेशन को यूज करके हम भी यहाँ पे रिजल्ट्स लिखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन। अब चूंकि पहली ऑब्जर्वेशन हमें ये कह रही है कि अबाउट ऑल पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर पार्टिकल जो थे अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो रिजल्ट रिजल्ट नंबर 1 है, most of the volume occupied by the atom is empty. Most of the volume
occupied by atom is empty। क्योंकि 20,000 में से बहुत कम पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, बहुत कम लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, और वेरी फ्यू पार्टिकल जो थे वो बाउंस बैक हुए थे। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन की बिना पे ये कहा, दूसरा रिजल्ट बताया कि जो हमारे पास एटम है उसके अंदर एक छोटा सा डेंस और वेरी थिक मटेरियल है जिसको हम कहते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इन सेंटर ऑफ एटम पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट। कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तीसरी जो ऑब्जर्वेशन थी उस पे उन्होंने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है इसका साइज पूरे एटम के साइज की निस्बत बहुत छोटा है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁵ टाइम्स एटम के साइज से कम होता है, या ये कह लें कि जो एटम का साइज है वो ओवरऑल न्यूक्लियस के साइज से 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है। चौथी ऑब्जर्वेशन ये थी, क्योंकि पार्टिकल जो बाउंस बैक बाउंस हुए थे, इस पे उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो डेंस और हार्ड है। न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड। ठीक है। नेक्स्ट पे ये था, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड प्लेनेटरी सिस्टम, जिस तरह एक सूरज है उसके अराउंड जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो पाए जाते हैं सूरज के अराउंड, जिस तरह से अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड पाए जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड न्यूक्लियस। ये थी उनकी 5 ऑब्जर्वेशन कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है। ये तो था उनका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स। ठीक है। अब इसमें एक बात और भी थी कि जो डायमीटर था, जो वॉल्यूम था पूरे न्यूक्लियस का, पूरे एटम का, वो न्यूक्लियस से बहुत बड़ा था। डायमीटर ऑफ, छठी ऑब्जर्वेशन थी, ऑफ एटम, ये था 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर की रेंज में था। और जो डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस था ये था 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी मतलब इमिट करते रहते हैं। इस एटम के जो, इस मॉडल के जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ये आप नोट कर लें, फिर मैं ड्रॉबैक्स लिखता हूँ। रदरफोर्ड के मॉडल के, क्योंकि इन्होंने प्लम पुडिंग थ्योरी जो सर विलियम क्रॉक्स ने दी थी, सॉरी जे जे थॉमसन ने,
जो प्लम पडिंग थ्योरी ली थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था कि ये थ्योरी ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके अपने मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स देखते हैं। डिफेक्ट्स में पहले ये था कि ये एटम की स्टेबिलिटी वाज नॉट डिफाइंड। एटम की जो स्टेबिलिटी थी उसको डिफाइन नहीं किया था इन्होंने ये कहा मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक कि एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जब रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस के अराउंड तो वो अपनी एनर्जी जो है वो मुसलसल इमिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो वो एक प्लानिटरी सिस्टम के थ्रू इस तरह से इमिट करता करता ऐसे उसको न्यूक्लियस के में फॉल कर जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ये एटम जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए, एक्सप्लोजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसको इससे जब पूछा गया रदरफोर्ड से कि ऐसा क्यों है, इस पर आप अपनी कुछ वजह बयान करें, तो वो नहीं बता सके थे। एक तो ये था। नंबर 2 पे एटम फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल अराउंड उसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है, और उसको अगर वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा था, वो एक लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था। लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था। जब रदरफोर्ड से पूछा गया इसकी रीजन, तो इसका भी उनको पता नहीं था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। रदरफोर्ड के हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके ऑब्जर्वेशन पढ़ी, उसके रिजल्ट्स पढ़े, और फिर हम देख रहे हैं उसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहिए जावेद कैम वाला। ऑल द वेरी बेस्ट।